आज पढ़ते हैं विद्रोही और राज पार्ट 2 इतिहास भाग 3 पुस्तक का जो दूसरा पार्ट है विद्रोही और राज। विद्रोही का अर्थ है 1857 की भारतीय क्रांति जो है भारतीय क्रांति। क्या मानेंगे अपन? इस क्रांति को अपन मानते हैं सैनिक विद्रोह। पुस्तक के अनुसार कि एक संज्ञा क्या दे सकते हैं? सैनिक विद्रोह माना जाता है। तो विद्रोह का अर्थ है 1857 की भारतीय क्रांति जो है, और राज का अर्थ है ब्रिटिश राज। राज का अर्थ क्या है? ब्रिटिश राज या अंग्रेज जो है या ब्रिटिश शासन अपने ले सकते हैं, पहली चीज। अब अपन दूसरी चीज देखते हैं 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ में शुरू होती है। तो क्रांति का आगाज किस तारीख को हुआ है? 10 तारीख को, 10 मई 1857 को मेरठ से अपनी 1857 की भारतीय क्रांति जो है, विद्रोह जो है वो शुरू हुआ है। किनके विरुद्ध है? तो फिरंगियों के विरुद्ध है। फिरंगी, फिरंगी किनको कहते हैं? अंग्रेजों को कहा गया है। अंग्रेज जो हैं उनके लिए क्या शब्द रखा गया है? फिरंगी। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये मेरठ के जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का बिगुल बजाया था, यही लोग कब 11 मई को एक दिन में कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। और पूरे भारतीय क्रांतियों के माध्यम से या सब के लिए एक ही व्यक्ति को अपना नेता घोषित कर दिया। वो थे मुगल बादशाह। कौन? बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह है जफर। इनको क्या कर दिया गया है? क्रांतिकारियों का नेता घोषित कर दिया। अर्थात जब वे रमजान के दिनों में भोजन करके जैसे उठते हैं, क्रांतिकारी उन्हें घेर लेते हैं। दबाव के चलते कोई दूसरा विकल्प या ऑप्शन जो है बहादुर शाह के पास नहीं होता है, तो मजबूरी या फिर मान लीजिए कारणवश उन्हें अपना नेता बनने का अवसर देना पड़ता है या नेतृत्व उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब 1857 की क्रांति जो है उसका मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो प्रमुख कारण है चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। चर्बी किनकी होती? गाय और सूअर की। अर्थात भारतीय सैनिकों को जो इंग्लिश या अंग्रेज या ब्रिटिश छावनियों में रहते थे, जैसे मेरठ छावनी है, वहां पर उन्हें एक बंदूक दी गई थी और जिसके ऊपर कारतूस लगा होता था, जिसे दांतों से तोड़ना पड़ता था। तो वो बंदूक कौन सी थी? तो वो थी एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। यदि पूछा जाता है कि कौन सी बंदूक थी, तो एनफील्ड राइफल हो जाएगा। इसी के आगे गाय और सुअर की चर्बी लगी, ऐसी अफवाहें फैलाई गई होगी या ये चीज वास्तव में होगी। तो भारतीय सैनिक जो थे, हिंदू और मुस्लिम, तो वे क्या है कि अपने आप का अपमान मान रहे थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अर्थात हिंदू गाय को ऐसे अपने पूजनीय मानते हैं, और यहाँ तक कि मुंह से चर्बी लगे कारतूस को तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। तो उन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो वो कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। और इसके बाद चलते हैं, क्रांति जो होती आज की तरह नहीं है कि फोन करके कह दिया। क्रांति का संचार जो होता, क्रांति का संदेश का कोड क्या था? तो क्रांति के संदेश कोड की बात करते हैं। संदेश कोड। क्रांति का संदेश कोड क्या था? तो कमल पुष्प पहली चीज, और एक होती है अपनी चपाती, रोटी बोलते हैं ना उसको, चपाती। यानी रात्रि के समय एक व्यक्ति जाता किसी गांव में, एक रोटी पहुंचा देता और जिसको देता उससे कहता कि 5 रोटियां बनाकर आगे वाले गांव में पहुंचाएं। जहां भी रोटी पहुंचा जाती, चपाती पहुंचा जाती, इसका अर्थ है उन्हें क्रांति के लिए
आगाह किया जाता या फिर क्रांतिकारी भावनाओं से उन्हें प्रेरित करके विद्रोह में शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया जाता। क्रांतिकारियों का जो संदेश था वो चपाती और कमल के पुष्प के रूप में माना जा सकता है। अब अपन चर्चा करते हैं क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कारणों में एक तो हो गया चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो एनफील्ड राइफल के रूप में होता है, और एक अपन देखते हैं अवध का विलय। किसका विलय? अवध का विलय 1856। अवध का विलय कर दिया गया था। और राज्य हड़प की नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? कौन सी नीति? राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प नीति। इस नीति को लागू करने वाले गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने जितने अधिकतम हो सकते हैं उन राज्यों का विलय करने का आधार बनाया। अब एक प्रथा चलती थी पहले भारतीय राजा महाराजाओं में दत्तक पुत्र की। किसकी चलती थी? दत्तक पुत्र की। जिन रजवाड़ों में जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होती तो वे पुत्र गोद लेते थे। तो दत्तक पुत्र का अर्थ है गोद प्रथा, जो है पुत्रों को गोद लेने की जो प्रथा है वो क्या हो जाएगी? दत्तक पुत्र या गोद प्रथा। अब गोद प्रथा के आधार पर अर्थात लॉर्ड डलहौजी को किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद अपने ब्रिटिश राज्य की सीमाओं को बढ़ाना था, आय बढ़ानी थी। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनको गोद प्रथा को क्या कर दिया? निषेध घोषित कर दिया। जैसे मान लीजिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था पुत्र को, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे भी राज्य आते हैं अपने पास। तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं उनमें चलते हैं अपन। एक हो जाएगा झांसी, एक हो जाएगा सतारा, एक हो जाएगा नागपुर। कौन सा हो जाएगा? नागपुर। नागपुर, झांसी, सतारा और नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर हुआ है? तो इन तीनों का जो प्रमुख आधार है, झांसी, सतारा और नागपुर का विलय डलहौजी ने इस आधार पर कर लिया कि जो गोद प्रथा थी, कौन सी प्रथा थी? गोद प्रथा, उसको क्या कर दिया? निषेध, अमान्य कर दिया जी, निषेध घोषित कर दिया। और निषेध घोषित करके इन तीनों राज्यों को क्या है कि ब्रिटिश सरकार में मिला लिया गया या ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ के जो भी कलाकार थे, नृत्य कलाकार थे, चित्रकार थे, या फिर मान लीजिए गायक कलाकार थे, या जो सैनिक थे, या उनके अधीन जो कर्मचारी थे, सब बेरोजगार हो गए। और सारे के सारे लोग अंग्रेजों को इसका मूल कारण, क्योंकि अब उनका व्यवसाय चला गया था, रजवाड़े चले गए थे, तो इसके चलते भी क्रांति होती है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे अपन देखते हैं सतारा, झांसी और नागपुर, इन तीन राज्यों का विलय अर्थात कौन? डलहौजी। जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने गोद प्रथा को निषेध करने के आधार पर विलय कर लिया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया कि आपके कोई संतान नहीं थी और आपने जो गोद लिया है उन्हें हम राजा या उत्तराधिकारी नहीं मानते। इसके चलते क्या है कि तीनों ही रियासतों का या राज्यों का, ये तीन रियासतें हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनका विलय गोद प्रथा को निषेध मानकर किया गया? तो तीन हो जाएगी। आगे चलते हैं अपन। अवध, अब अवध में अंग्रेजों को दो चीजें दिखाई दे रही थी। नंबर एक, उत्तरी भारत का प्रमुख बाजार बन सकता है, बाजार की संभावना। और दूसरा जो है कपास उत्पादन।
यहाँ हमारे पास प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने अवध का विलय किस आधार पे किया है। तो वो तो तरीका दूसरा निकालेंगे, क्योंकि गोद प्रथा वाला तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो डलहौजी ने को दूसरा नियम निकाला, क्योंकि अवध का विलय जरूरी था। कारण, अवध का विलय अंग्रेजों के लिए क्यों जरूरी था, तो एक तो उत्तरी भारत का प्रमुख बाजार की संभावना यानी बाजार बनाया जा सकता है, और दूसरा है कपास उत्पादन। अवध की भूमि जो है बहुत ज्यादा कपास उत्पादन करने वाली थी, इसलिए दो चीजें अंग्रेजों को दिखाई दे रही थी। कोई न कोई तरीका निकालना चाहते थे लॉर्ड डलहौजी की, अवध का विलय किस आधार पर करें, कोई ना कोई बहाना भी चाहिए ना अपने को। तो बहाना क्या ढूंढा, तो अवध का विलय जो है वो किस प्रकार हुआ है, तो अवध का विलय जो है वो हुआ है कुप्रशासन के आधार पर। किस आधार पर हो गया है, कुप्रशासन के आधार पर। या फिर मान लीजिए लोकप्रियता। अवध के जो नवाब हुआ करते थे, अवध के नवाब कौन थे जिस समय क्रांति हुई, या फिर मान लीजिए जिस समय अंग्रेजों ने अवध का विलय किया, तो अवध के नवाब जो हैं वो वाजिद अली शाह हुआ करते थे। कौन, वाजिद अली शाह। जिस समय अंग्रेजों ने अवध का विलय किया, किस आधार पर किया है, अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ की जनता आपको पसंद नहीं करती, और इसी के साथ कुप्रशासन की, आपसे राजकाज ठीक से चलाया नहीं जाता, आपका प्रशासन जो है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका अंग्रेजों ने विलय कुप्रशासन एवं अलोकप्रियता के आधार पर कर दिया है, तो वो कौन सी हो जाएगी, अवध। और अवध का विलय अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से कब कर लिया है, 1856 में। तो लोगों को यह भी जलन हो रही थी, इसी के चलते भी विद्रोह का प्रमुख कारण बनता है। आगे पढ़ते हैं, तो कौन थे, वाजिद अली शाह। अब इनके बारे में एक चीज कोटेशन निकल के आता है, एक पंक्ति निकल के आती है, क्या, देह से जान जा चुकी थी। यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, देह का अर्थ शरीर, देह से जान जा चुकी थी, यानी अपने अवध के जो नवाब हुआ करते थे, जिनका प्रशासन हुआ करता था, कौन, वाजिद अली शाह। जब वाजिद अली शाह को अवध से निकालकर कहाँ निष्कासित कर दिया गया है, यह प्रश्न बनता है कि वाजिद अली शाह को अवध से कहाँ निष्कासित कर दिया गया, तो कलकत्ता। कहाँ कर दिया, कलकत्ता। अब वाजिद अली शाह बहुत लोकप्रिय थे, जब उन्हें अवध से निकालकर, निष्कासित करने का अर्थ देश निकाला देना, वहां से निकाल देना, तो अवध से निकालकर अयोध्या प्रांत से कहाँ कर दिया, कलकत्ता। और जब कलकत्ता निष्कासित किया गया तो बहुत सारे लोग उनके पीछे चले गए लोकप्रियता के चलते। तो उस समय के लिए बात की गई है कि देह से जान जा चुकी थी। इसी के साथ लॉर्ड डलहौजी ने एक कोटेशन कहा था, एक पंक्ति कही थी, क्या, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यह गिलास का फल, यह गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, गिरेगा। अब यदि अपने से प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक दिन ये गिलास का फल हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये बात किसने और किस रियासत के संदर्भ में कही है, तो कहने वाला कौन है, डलहौजी। डलहौजी ने किस संबंध में, तो अपना प्रश्न हो जाएगा अवध के संदर्भ में, या फिर मान लीजिए अवध के संबंध में, कि ये एक दिन गिलास का फल हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अब अपन देखते हैं कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन थे, या किन किन स्थानों पर किन किन लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया है या संचालन किया है। आगे देखते हैं, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कहाँ के, भारत के। कहाँ के, भारत के। कौन थे, तो अपना उत्तर हो जाएगा कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। जिस समय क्रांति हुई उस समय यहाँ के
जो प्रमुख गवर्नर जनरल, और क्रांति के बाद 1861 में गवर्नर जनरल के साथ वाइसराय भी जोड़ दिया गया, और इससे पहले केवल गवर्नर होता था। क्या होता था? गवर्नर। जो अन्य चीजें हैं, अन्य जानकारी है, वो पहले की बात है। तो गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग हो जाएगा। अब जो भारतीय गवर्नर जनरल होते, उनके अधीन अन्य राज्यों में जो अंग्रेज अधिकारी होते या प्रशासक होते, उन्हें क्या कहते? तो रेजिडेंट। क्या कहते? इनके अधीन कौन होते? रेजिडेंट। इसके अधीन का अर्थ है गवर्नर जनरल के अधीन जो होते अन्य लोग, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, रेजिडेंट कहलाते। अब झांसी जो है अपना प्रांत है, वहां पर क्रांति का जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है? तो लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई ने, जिसका नाम अपने को प्राय मणिकर्णिका भी मिलता है। और खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, यानी 1857 के विद्रोही संग्राम में, अर्थात मार्च 58 में जिनका लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है, उनके ऊपर लिखने वाली रचनाकार का नाम क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने लक्ष्मीबाई के ऊपर कविता भी लिखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किन किया है? तो वो है नाना साहब। कौन हो जाएंगे? नाना साहब। और नाना साहब का संबंध किससे है? तो वो पेशवा राजगद्दी से है। पेशवा बालाजी बाजीराव जो है, उन्हीं की से है। उनके उत्तराधिकारी के रूप में अपने नाना जी के रूप में जाना जाता है। कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया है। बिहार और बिहार प्रांत के आरा क्षेत्र का जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में नाम आता है वो है कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा जी? कुंवर सिंह। बड़ौद परगना बड़ौद परगना यूपी में है, उत्तर प्रदेश का प्रांत है। बड़ौद परगना में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले जाट समाज से आने वाले व्यक्ति शाह का नाम आता है शाहमल, यानी शाहमल। यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाला वो कौन हो जाएगा? शाहमल। और इसी प्रकार के बड़ौद परगना में जो आदिवासी थे, कौन? कोल। कोल आदिवासी। कोल आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो हो जाएगा गोन्नू। वो नहीं है कि ब्रह्मण्य गोन्नू ही हो, गोन्नू हो जाएगा। अवध का जो नेतृत्व करने वाले हैं, यानी अपने वाजिद अली शाह के पुत्र जो हैं, संक्षिप्त नाम लिख देता हूं मैं, कद्र जो है, अर्थात वाजिद अली शाह के पुत्र कद्र जो है, उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया है? अवध में। अवध को कहा गया है। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया है? अवध में। यानी अवध में सर्वाधिक सैनिक जो थे वो बंगाल के थे, छावनी में, इसीलिए क्या माना जाता है? अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला भी माना जाता है। अवध विद्रोह के समय कैप्टन जो है वहां का, वो कौन हो जाएगा? तो वो हेनरी हियर से हो जाएगा। क्या नाम रख देंगे अपन? हेनरी हियर से। उस समय वहां का कैप्टन हुआ करता था। आगे पढ़ते हैं।